अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। 27वीं आइनी तरमीम के ज़िक्र के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। सब यही इस वक्त जानना चाहते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम में क्या होने वाला है आगे, क्या कोई रेजिस्टेंस होगी इस सिलसिले में, क्या आगे फ़ैसले लेती हैं सियासी जमातें। ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर इस वक्त सारी नज़रें हैं, जिन्हें ना सिर्फ 6 तारीख को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ये जो उनके पास वर्किंग पेपर या तजावीज़ आई हैं उनको डिस्कस करना है, बल्कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके ऊपर कुछ फ़ैसला भी करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि अपोजिशन की बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर साहब ने बात करते हुए ना सिर्फ ये कहा कि वो 27वीं आइनी तरमीम की जो तजावीज़ सामने आई हैं उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी से उम्मीदें भी लगा ली हैं। वो कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी से अब भी हमें उम्मीद है कि आइन को बचाने के लिए वो कोई किरदार अदा करेंगे। फिर आगे बढ़कर ये भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ी हो तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अब अगर महज अददी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीट्स तो नहीं कि वो आइनी तरमीम को रोक सकें, लेकिन क्या किसी सियासी जोड़ तोड़ या सियासी इत्तेहाद या इफ़हाम तफ़हीम के साथ ऐसी कोई कैफियत बनाई जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कोई रुकावट पैदा कर सके? इसी को डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब से शुरू करते हैं। सुहेल साहब, एक और आइनी तरमीम की गूंज है सर, खदोखाल बिलावल साहब ने शेयर कर दी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई कुछ ना कुछ मिलकर आगे कर सकते हैं इस सिलसिले में? मेरा ख्याल है कि इस हद तक तो शायद तवक्को नहीं है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाए, लेकिन एक सरसरी रीडिंग से ही कि जो अब तक सामने आया है ये साफ लगता है कि पीपल्स पार्टी इसको टोटली इत्तेफाक नहीं करेगी। मसलन वो जो कोर्ट बनने वाली है आईनी, उस पर तो उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो उसकी हमायत करेंगे। आर्टिकल 243 जो है उस पर भी शायद उन्हें कोई बड़ा एतराज़ ना हो, हालांकि वो भुट्टो साहब के दौर में ये बना था कि जो कमांड थी नेवी की और एयर की और बड़ी फौज की, ये अलग अलग कर दी गई थी, लेकिन शायद बदलते हुए हालात में वो इस पे भी एतराज़ ना करें। लेकिन जो एनएफसी पे उनका शदीद एतराज़ होगा और शायद जो मरकज़ कुछ और इख्तियारात लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने 18वीं तरमीम के ज़रिए और सूबों की खुद मुख्तारी की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। एमआरडी में भी इस पे एक चार्टर बना था और फिर अल्टीमेटली सब जमातों ने मिल के, जिसमें नून भी शामिल थी, 18वीं तरमीम की थी। तो ये एक तरह से ये एनएफसी वाला मामला जो है ये उसकी एक तरह से अब्ताल है, उसको ख़त्म करने के मुतरादिफ है सूबों की जो आज़ादी है। बाकी रह गई बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी बात हो रही है, क्योंकि वो डेडलॉक पैदा हो जाता है अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में इत्तेफाक ना हो, नीचे उनकी पार्लिमानी पार्टियों में इत्तेफाक ना हो, तो फिर कोर्ट के पास चला जाता है। तो इस पे भी चेंज करने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि एक और जो चीज़ है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो भी बनाई गई थी, लेकिन केयर टेकर के कोई इतने अच्छे असरात नहीं पड़े। और बांग्लादेश में जहाँ पे सबसे पहले ये केयर टेकर सेटअप बना था, उन्होंने भी इसको ख़त्म कर दिया है और वो चल रहे हैं। बाकी जो है, मुझे बड़ा शदीद एक एतराज़ और तहफ़्फ़ुज़ है कि जो ये आइनी तरमीम हो रही है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो इसमें शामिल ही नहीं है, और वो थी कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को और बल्दियाती अदारों को इख्तियारात देना और आइन के अंदर उनको दर्ज करना। इस वक्त पोजीशन ये है कि मरकज़ से सूबों को इख्तियारात मिल चुके हैं और अब सूबे आगे से ना अपना प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना रहे हैं, ना अपने इख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट तक डिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है जो लोगों तक हुकूमत पहुंच ही नहीं रही, स्टेट का और लोगों का बहुत बड़ा दूरी है। तो मेरा ख्याल है कि सूबे भी बनाने की बजाय डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट्स हैं उनको मजबूत किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर वैसे
इस बल्दियात को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक पंजाब में एक तहरीक भी पेश हुई है, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं केयर टेकर सेटअप, इसकी हमने पहली दफ़ा आपकी ज़बान से ही बात सुन रहे हैं। इसके अंदर क्या तब्दीली लाने की बात हो रही है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं तो इलेक्शन ईसीपी के ये रूल्स तय हो रहे हैं कि क्योंकि कमीशन का चेयरमैन जो है, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नहीं लग रहा, वो जायदुल मियाद हो चुके हैं। जो मौजूदा चेयरमैन है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई इतफाक नहीं हो पा रहा कि आइंदा क्या होगा। तो मेरा ख्याल है इस डेडलॉक को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि क्या नया तरीका इख्तियार किया जाए जिससे ये डेडलॉक ना हो। पहले तो ये बड़ा अच्छा तजवीज़ थी कि हुकूमत और अपोजिशन मिल के बनाए ताकि दोनों का इत्तेफाक होता था, लेकिन अब इसमें इतना बड़ा डेडलॉक आ चुका है कि ये आपस में बात ही नहीं करते और किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते। तो इस वजह से वो तकर्री बिल्कुल रुकी हुई है। तो जबकि ज़रूरी है कि वो तकर्री जो है वो हो ताकि जब भी कभी इलेक्शन हो उसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो और फिर उसके इख्तियारात भी उसको ज़्यादा देने चाहिए। ठीक है, पर जिस तरह के इंडिया के अंदर इख्तियारात हैं इलेक्शन कमिश्नर को, या जिस तरह के बांग्लादेश के अंदर इख्तियारात दिए गए थे, उस तरह के इख्तियारात देने चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा सोहेल साहब, 73 के और 18वीं तरमीम के हवाले दे के पीपल्स पार्टी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर 27वीं में जो चीज़ें प्रपोज हो रही हैं उसकी हिमायत करती है पीपल्स पार्टी, तो वो तो अपनी लेगेसी को बिल्कुल के ऊपर धब्बा लगा देगी, खासकर 26वीं पे जो मामला हुआ सारी उसके बाद। सर, आप तो खुद शाहिद रहे हैं इस तारीख के, सब कुछ देखा है, क्या वाकई में ऐसा है? अगर हिमायत करती है पीपल्स पार्टी तो उसके लिए सियासी तौर पर बहुत मुश्किल हो जाएगी? देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ ताकत है, एक तरफ इक़्तिदार है। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कुछ ऐसा तो नहीं करेगी कि खुदकुशी कर ले कि इक़्तिदार उसको भी त्याग दे और जाकर अपोजिशन के साथ शामिल हो जाए। मैं नहीं समझता कि वो इस तरह करेगी। हाँ, वो डायलॉग के ज़रिए इसको डाइल्यूट करेगी, बहुत सारी अपनी चीज़ें डालने की कोशिश करेगी। आप देखें उन्होंने कालाबाग डैम को किस तरह से नहीं बनने दिया, हमने अब देखा। फिर उन्होंने नेहरू का जो मामला था उसको किस तरह से रिजॉल्व किया। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें वो नेहरू का मामला भी ऑलमोस्ट उन्होंने फिनिश कर दिया। उनकी एक पॉलिटिक्स का अपना तरीका है, वो अंदर ही अंदर जो है वो अपनी स्ट्रगल भी करते हैं, बाज़ औक़ात बाहर आवाज़ भी नहीं निकालते, लेकिन अपनी बात भी मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है ये इतना बड़ा सी चेंज है 27th अमेंडमेंट कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये बड़ी आसानी से पास हो जाए, क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा दे दी जाती है किसी को उससे वापस लेना बड़ा मुश्किल है। सूबों को जो दे दिया गया है वो उनसे वापस नहीं लिया जा सकता। करना ये चाहिए कि जो दिया गया है वो वापस ना लें, उन पे एडिशनल जिम्मेदारी डाल दें, उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी डालें जो वफाकी हुकूमत ने उठाई हुई हैं, क्योंकि ये तो सच है कि सूबे अमीर हैं और वफाक गरीब हो गया। लेकिन इसकी कंपनसेशन ये है कि जो नई टैक्सेशन है, नए रेवेन्यू के जो एवेन्यू है वो फेडरल अपने पास रखें, लेकिन जो दे दिया है वो वापस ना लें। और इसी तरह कुछ सूबों पे जिम्मेदारी डाल के अपनी जिम्मेदारी जो है उनके साथ शेयर करें। ये बेहतर तरीका होगा बजाय इसके कि जो दिया है वो वापस ले ले। सर, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की और ख़ासकर ये भी कि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, जहाँ तक पीटीआई की बात है, अभी तो हम सुन रहे हैं कि वो पूरी तरह से मुस्तरद करती है इस बात को, लेकिन माजी में यही पीटीआई थी, यही खान साहब थे जिन्होंने एनएफसी के ऊपर कमो बेश इसी तरह का प्रपोजल पेश किया था। बहुत सी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीटीआई इस हक में रही थी जो प्रपोजल सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है वाकई में पीटीआई इसके ऊपर करेगी भी मुखालफत या नहीं? मैडम शेख, पहली बात तो बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर आपको सालगिरह मुबारक। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। और आज इस्लामाबाद में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और यकीनन ये भी आपका इस्लामाबाद को एक तोहफ़ा है, वरना बड़ी बीमारियां फैली हुई थी इधर। सर, शुक्र है आपने ये कह दिया, मुझे ऐसा लगा आप कहेंगे आसमान रो रहा है, बट थैंक यू सर। नहीं मैं पहले दिल में वही था और आप जो बात कहना चाह रहा था वो आप समझ गई हैं, लेकिन बहरहाल बहुत ज़रूरत थी इस बारिश की। सर, दूसरी बात मैडम शेख, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और जब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे,
तब एक कोशिश की गई और बल्कि पहले एक दो मरतबा ब्रीफ भी किया गया सहाफ़ियों को बुलाकर और कहा गया कि NFC अवार्ड और पहले दिन मरकज़ कंगाल हो जाता है माली साल के पहले दिन और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, कर्ज़े का हमारे कर्ज़ों का सूद इतना ज़्यादा हो गया कि उस पर कर्ज़ा लेना पड़ रहा है और सूबों के पास पैसे चले जाते हैं और सूबों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जिनके पास उनकी तैयारी नहीं है और मरकज़ बेमानी हो गया है। उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने ऐसा शोर मचाया और कहा कि ये जो जमहूरियत है ना, ये मेरा ख्याल है आज सिर्फ इस बात से ही दफन हो रही है। ना 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 ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ साहब वफ्द के साथ जरदारी साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आएँ इन पे गुफ्तगू करते हैं, या ये हम 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं और उसमें NFC अवार्ड भी है, उसमें सूबों के बाकी इख्तियारात भी हैं। एक तो इस पर हैरान हूँ। दूसरा कि PTI कह रही है कि हम इस तरमीम, ना सिर्फ इस तरमीम बल्कि तरीक़े अदम एतमाद, ना सिर्फ तरीक़े अदम एतमाद बल्कि आगे हुकूमती सेटअप में भी आपके साथ चल सकते हैं। गो कि मुझे पता है जो भी जाएगा, ये अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अच्छा मैसेज आया तो जो भी जाएगा डयाला उसको इमरान खान से डांट ही पड़ेगी। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये तब कहाँ थे जब इलेक्शन हो गए थे और पीपल्स पार्टी वालों ने इनसे कहा था अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद कि आए हम मिलकर हुकूमत बनाएं। यानी मुझे समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी असम्बली से निकल जाती है कि माई वे और हाई वे, अब हमने नहीं बैठना क्योंकि हमारे खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ गई है, और अब एक एक कौमी असम्बली की सीट पर रो रही है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमतें तोड़ देती है कि नहीं नहीं जी, अब जब तक हमारी हुकूमत मरकज़ में नहीं आएगी हमने यहाँ नहीं बैठना। अब वहाँ रो रही है कि वहाँ हमारा मैंडेट चोरी हो गया है। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल तक कह रही थी कि मैं इमरान खान की बात नहीं कर रही, ये जो नज़रिया के साथ खड़े हुए लोग हैं जो कल तक पीपल्स पार्टी को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, आज वो किस मुँह से के साथ उनके पास जा रहे हैं। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या इनकी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किधर चली जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हम तरमीम में आपके साथ हैं और होना आपके साथ किसी ने भी नहीं है, और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी ने खड़े होना है और ना पीपल्स पार्टी ने इनके साथ इत्तेहाद करना है। लेकिन आपका सवाल ये है मैडम शेख जी कि क्या PTI 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ कोई रुकावट खड़ी कर सकती है? आसान सा जवाब, सादा सा जवाब, सीधा सा जवाब है कि नहीं कर सकती। ठीक है। असम्बली के अंदर कोई इतनी बड़ी, असम्बली के बाहर पहले बात कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन या इतना बड़ा अवामी रद्द अमल या इतना बड़ा इस्तेजाज या इतना बड़ा कोई अवाम को लेकर ये सामने आ जाए कि हुकूमत मजबूर हो जाए कि ये 27वीं आईनी तरमीम पे हम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नज़रसानी कर सकते हैं या इसको मौखर कर सकते हैं, ऐसी बात होने वाली नहीं। असम्बली के अंदर PTI सेनेट हो, असम्बली हो या जॉइंट सेशन हो, जो भी हो, अब तो उनका नंबर गेम पूरी है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इकट्ठी होती है तो 2/3 अक्सरियत उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। हैरानी है ये भी। कोई ऐसा PTI के पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ मिल जाए, या हत्ता के मौलाना साहब, हालांकि मौलाना साहब के वोटों की अब रेलिवेंसी नहीं रही, सिर्फ उनकी ये रह गई है, रेलिवेंट रह गए हैं कि उनकी स्ट्रीट पार 27वीं यानी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन के साथ ना मिल जाए, बस इतनी सी बात है। लेकिन PTI असम्बली के अंदर भी कोई इस तरह का नहीं कर सकती, इत्तेहाद बना नहीं सकती कि 27वीं यानी तरमीम मंजूर हो जाए। ठीक है। हाँ, जो पीपल्स पार्टी मैडम शेख, अब मैं हैरान हूँ कि ये सोहेल साहब सही कह रहे थे कि मरकज़ से सूबों को इख्तियारात मिल गए, सूबों से बल्दियात की सतह तक इंतखाबात नहीं मिले। जी सर। लेकिन 18वीं आईनी तरमीम में बहुत कुछ इन्होंने गलत कर दिया और इसको एक अजीबो गरीब जमहूरियत से नत्थी कर दिया। अच्छी चीज़ें भी थी उसमें कि आपने ठीक किया, आपने जिनसे डीलें की, ज़ियाउल हक साहब, परवेज़ मुशर्रफ, उनकी आपने तरमीमें ख़त्म कर दी। अच्छा किया कि आपने बलोच खैबर पख्तूनख्वा को बना दिया, आर्टिकल 6 ले आए ताकि अब हम हर पे लगाते रहें। अच्छा किया। और लेकिन ये क्या है कि आप सारा इख्तियारात भी उनको दे दें,
सारा पैसा भी उनको दे दें और वो मन मर्जी जो चाहें करते फिरें, वफाक के पास हो ही कुछ ना। तो इसमें तब्दीलियां होना बड़ी ज़रूरी हैं, इसमें NFC अवार्ड में भी और सूबे के इख्तियारात में कमी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लेकिन इसके बावजूद ये अब क्या पीपल्स पार्टी चाहेगी ऐसा? नहीं, वो चाहेगी तो नहीं, लेकिन ये हमारी सियासत है भाव ताव की सियासत, लेन देन की सियासत। देखना ये है कि 18वीं तरमीम से मुतल्लक ये जो सेंटीपन है पीपल्स पार्टी का, ये किस भाव ताव या किस जगह पर आकर रुकता है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मैडम शेख कि 19-20 के साथ फुल स्टॉप कामों में तब्दीली के बाद कोई एक आध ड्राप करने के बाद, कोई एक आध अडॉप्ट करने के बाद 27वीं आईनी तरमीम बड़ी आसानी से पीपल्स पार्टी नून वाले मंजूर कर लेंगे। सर बढ़िया, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी करती है तो फिर उनको क्या मिलेगा, क्या वाकई में ऐसा मामला भी होगा? ये अपने बाकी तज्जियाकारों की भी राय इसमें शामिल करते हैं। एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत तो हो रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अमली तौर पर रुकावट भी खड़ी कर सकती है या करना चाहती भी है? इस सिलसिले में अपने तज्जियाकारों से यही डिस्कस करें। सलीम साफ़ी साहब, सर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं, लेकिन एक जनरल कंसेंसस है कि शायद बहुत ज़्यादा मुखालफत ना हो। क्या आप भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी, वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ मुखालफत नहीं करेगी? नहीं, तहरीक इंसाफ तो करेगी मुमकिन हद तक जितनी मुखालफत उससे हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि तनहा उनकी मुखालफत से इस तरमीम की मंजूरी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और उसके लिए उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के बात करने की और आगे बढ़ने की बात की है, तो उसमें मुझे कोई जान नज़र नहीं आती कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल के कोई मौक़िफ़ इकट्ठे अपना लेगी और उसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को नाराज़ कर लेगी। वो जिस तरह पहले कहा गया कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI की बात बन सकती तो इलेक्शन के बाद जब मुस्लिम लीग नून ने ये ऑफ़र की थी कि PTI अपनी हुकूमत बना ले तो पीपल्स पार्टी के साथ वो बना सकती थी, लेकिन उस वक़्त वो इमरान ख़ान साहब ने उसको वीटो कर दिया। और अब भी मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब PTI पीपल्स पार्टी के साथ अपनी पार्टी के मिलकर काम करने को उसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो ये इन दोनों की तो बात बन नहीं सकती। दूसरा, PTI के साथ जाने की सूरत में पीपल्स पार्टी को न सिर्फ इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा बल्कि उसको और भी कई शक्लों में कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी भी वो PTI के साथ कोई मिल के काम करने में इंटरेस्टेड है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इन आईनी तरामीम की हामी है और हिमायत करेगी, लेकिन उसके पहले एक तो बारगेनिंग करेगी पूरी तरह, और दूसरा पब्लिक में अपने इमेज को ठीक रखने के लिए उसमें कुछ तजावीज़ और तरामीम ये तजवीज़ करेगी ताकि लोगों को कह सके कि हमने तो फ़लाँ चीज़ का रास्ता रोक लिया, हमने तो फ़लाँ चीज़ का रास्ता रोक लिया। तो बाकी हुकूमत की तरफ से इतना अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह के कल हमें यहाँ पे अकील साहब बता रहे थे कि अभी तो उस पर मशवरा हो रहा है, बल्कि मशवरा इस पर पिछले 1 साल से हो रहा था और शायद साल से भी ज़्यादा अरसे से हो रहा था, और उसमें हुकूमत ने इसके लिए ज़ाहिर है कि भरपूर तैयारी की होगी। और एक इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हुकूमत इसको कुछ कमी बेशी के साथ पास करने में इसलिए भी कामयाब हो जाएगी क्योंकि मुक़्तदरा जो है पाकिस्तान का वो भी इस मामले में हुकूमत की हमनवा है। और इससे पहले जो भट्टी साहब ने ज़िक्र किया तो ये बहुत पहले से मुक़्तदरा के यहाँ ये सोच पाई जाती है कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद मरकज़ को सिर्फ एक डाकखाना बना दिया गया है और तमाम मसाइल सूबों के पास चले जाते हैं। लेकिन सुहेल साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूबों से वसाइल वापस लेना ये मुश्किल होगा, तो उससे बेहतर रास्ता यही है कि सूबों की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाए
ताकि वो मरकज़ पे बोझ भी कम हो और वो ये महसूस भी ना करे कि उनसे कोई दी हुई चीज़ जो 18वीं आईनी तरमीम में दी गई थी वो वापस ले ली गई। और सबसे बड़ी बुनियादी बात जो कि इस आईनी तरमीम में नहीं है और जो होनी चाहिए और शायद MQM उसके लिए आवाज़ उठा लें, तो वो इसमें मकामी हुकूमतों का ज़िक्र होना चाहिए और मकामी हुकूमतों को आइन में शामिल कर लेना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को इसका पाबंद बना देना चाहिए कि वो मकामी सिर्फ ज़िली मैं डिस्ट्रिक्ट जो मौजूदा यूनियन कौंसिल और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान की ज़रूरत है कि यहाँ पे मकामी हुकूमतें हों, तो मकामी हुकूमतों की शक भी इसमें शामिल करवानी चाहिए और ख़ुसूसन MQM को इसके लिए दबाव डालना चाहिए। अच्छा सर, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि बड़ी देर से इसके ऊपर बात भी चल रही थी, तो क्या ये समझा जाए कि कल हुकूमत की बजाय बिलावल का ऐलान करना किसी फेस सेविंग का हिस्सा है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने, आप देखें कि एक अंडरस्टैंडिंग नज़र भी आती है कि एक 6 तारीख़ को उन्होंने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया और 7 तारीख़ को हुकूमत ये बिल पेश करने जा रही है। अच्छा, तो उससे लगता ये है कि दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से मौजूद भी है। एक सेकंड सर, अगर मैं गलत नहीं समझी, आप कह रहे 7 तारीख को आईनी तरमीम पेश करने जा रही है? जी, ऐसी खबरें आ रही है कि 7 तारीख को हुकूमत इसको टेबल कर रही है। अच्छा, ये तो सर आप हमें एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं। एक और चीज़ बता दें सर, अगर सब कुछ तय हो ही गया है तो फिर पीपल्स पार्टी को इससे क्या मिलेगा? क्या इससे मुतल्लिक भी कुछ खबर या कयास है? नहीं, सब कुछ तय तो नहीं हो गया है ना। मैंने आपको बता दिया कि पीपल्स पार्टी बारगेनिंग भी करेगी मुमकिन हद तक, और क्या उसके चाहती है पीपल्स पार्टी सर? वो मजीद क्या चाहती है? हाँ, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है मजीद? नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है, लेकिन दोनों के दरमियान तो एक डील होती रहती है। मसलन वो हुकूमत में है भी और नहीं भी है। और हुकूमत के न सिर्फ ये कि हुकूमती ओहदे उनके पास है, आईनी ओहदे उनके पास है, बल्कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो जो एक हुकूमती ओहदा है वो भी उनके पास है। तो आगे जाके वो क्या मांगती है क्या नहीं मांगती है, लेकिन उसकी इस तरमीम में वो अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ें शामिल करवाने की कोशिश करेगी और कुछ चीज़ों को निकालने की कोशिश करेंगी। खुसूसन सूबों के हिस्से को कम करने पर पीपल्स पार्टी मुश्किल से तैयार होगी। ठीक है, अब रीमा उमर साहिबा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है PTI ने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया, वरना ये आइडिया तो बुरा नहीं है कि वो एक और जो मुल्क की बड़ी सियासी जमात है, नून लीग के साथ उनका ज़्यादा कंपटीशन है। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं। पंजाब उनका ज़्यादा ग्राउंड है जहाँ पे वो पॉलिटिक्स करती हैं। पीपल्स पार्टी से PTI को पहले दिन से बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए थे। मेरा ख्याल है ये उनसे गलती हुई, क्योंकि PTI अब क्या चाहती है, अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि हमारा जो इस वक्त निज़ाम है वो एक अथॉरिटेरियन निज़ाम है, PTI जो पॉलिटिक्स कर रही है वो एक तरह से जैसे सिविल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है उस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है। वो ऐसा समझ रहे हैं कि जमहूरियत है, फ्री और फेयर क्या इलेक्शंस होंगे, वो मेजॉरिटी लेके पार्लियामेंट में आएंगे। होना तो यही चाहिए और हमारा आइन भी यही कहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो तो नहीं रहा। तो PTI का क्या प्लान भी है? उनको किसी ना किसी सियासी जमात के साथ तो जुड़ना पड़ेगा, और अगर पहले से ग्राउंड वर्क होता, मेरा नहीं ख्याल अब वो कुछ कर सकते हैं। सिस्टम मज़ीद मजबूत होता जा रहा है, कोई गुंजाइश चेंज की और मुश्किल होती जा रही है, लेकिन इवेंचुअली उन्हें कुछ ना कुछ तो इन्हीं पार्टीज़ के साथ करना है। और पीपल्स पार्टी और PTI मिलके कभी ऐसा वक्त आ सकता है अलीना, शायद 28th अमेंडमेंट से पहले, कि पीपल्स पार्टी की भी बस हो जाए और वो सोचें कि ये डील विद द डेविल इज़ नॉट वर्थ इट, फिर वो भी कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढें और वो PTI के साथ, आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग,
कि सियासत इसी तरह होती है जो हमने देखा है इस मुल्क में कि आपके अनलाइकली अलायंसेस ही बनते हैं और इवेंचुअली ये 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, यही हैं जो एक्चुअली जब आपकी हुकूमत बननी होती है दे मैटर। हमने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, पीडीएम बनाई, तो वो भी अनलाइकली था एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो पीटीआई ने ये गलती की, मेरा ख्याल है उन्हें, ये मेरी राय है कि अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम है और इस निज़ाम में अगर आपने रेलेवेंट रहना है, आपने सिर्फ सिविल सोसाइटी की जिस तरह की आवाज़ होती है वो नहीं बनना, वो भी वो इनफेक्टिवली कर रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। तो फिर इस तरह का अगर ग्राउंड वर्क होता तो शायद हम संजीदगी से भी ले सकते इस ऑफर को, लेकिन कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं है। बहुत ही फूल्स पैराडाइज में रहना है कि अब आप पीपल्स पार्टी को अप्रोच करेंगे और वो आपके साथ मिलके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाएंगे, तरमीम भी डिफीट हो जाएगी, हुकूमत भी बन जाएगी। बिल्कुल ये ख्याली पुलाव है। पर ये जो आइडिया है इन प्रिंसिपली मेरा ख्याल है बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ अलीना, मैं थोड़ा सा इस तरमीम पे बात कर लूँ अगर। ऑफ कोर्स हमारे पास तफसीलात नहीं है, हमने कल भी बात की थी, लेकिन मुझे खदशा ये है कि हम तफसीलात का वेट करते रहेंगे और ये तरमीम पास भी हो जाएगी, फिर हम बात करेंगे जो तरमीम पास हुई है उसमें क्या है, क्योंकि जो 26th अमेंडमेंट है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बिटर रहा है। बताया नहीं गया, कहा गया कि नहीं अभी तो बातचीत हो रही है और बिल्कुल रात की तारीकी में वो तरमीम पास हुई। बहुत सी चीज़ें हैं जो जब इसे सुहेल साहब बात करें केयर टेकर सेटअप, मैं पर्सनली उसकी हामी नहीं हूँ, लेकिन इंडिया में मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि इंडिया में जो उनकी इलेक्शन कमीशन है वो हिस्टोरिकली मजबूत रही है। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 साल पहले उन्होंने लॉ पास किया, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर एक यूनियन मिनिस्टर चुनते हैं वो, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये इन 3 मेंबर्स की कमेटी अपॉइंट करती है जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है। और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई भी है और इलेक्शन कमीशन आपने सुना होगा अगर आप न्यूज़ फॉलो की होगी, बहुत कंट्रोवर्शियल बन गई है इंडिया में भी। तो अगर हम इंडिया का रूट लेना चाहते हैं जिसमें आपकी मजबूत इलेक्शन कमीशन हो, वो भी अब कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इंडिपेंडेंस शायद कैसे हो सकती है अगर आपकी अपॉइंटमेंट्स इतनी कंट्रोवर्शियल तरह से हो रही है, हुकूमत आपको अपॉइंट कर रही है। और अलीना, मैं जजेस की एक बात करना चाहूंगी कि चले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बहुत बहस पहले भी हो चुकी है। कल शाहजेब के शो पे राना सनाउल्लाह साहब ने ऑलमोस्ट ये मान लिया कि जजेस की रजामंदी के बगैर उन्हें ट्रांसफर किया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज होगी, क्योंकि देखिए एक अदलिया की आज़ादी बहुत एक अहम चीज़ है, आप उसको किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। और पूरी दुनिया में जहाँ ये ट्रांसफर्स होते हैं, भारत इंक्लूडेड, हमने देखा है ये प्यूनिटिवली ट्रांसफर्स इस्तेमाल होते हैं। आप सजा देने के लिए एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अपॉइंट कर देते हैं, ताकि क्योंकि आपकी पसंद के फैसले वो जज नहीं कर रहे होते। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं थी, आईनी कोर्ट तो थी। तो इसके लाने का आई होप इस पे भी कुछ पुशबैक हो। और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बात करी ना, ये भी हमारे ओरिजिनल आइन है, उसमें था जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होगी 14 साल में। तो अब आप क्यों सिस्टम पे वापस जा रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी से सवालात हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनएफसी अवार्ड और जो फेडरल सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं वही कंट्रोवर्शियल है, ये भी कुछ चीजें हैं जो हमारी आइन में थी ओरिजिनल, जो पीपल्स पार्टी ओन करती है, तो उसकी तब्दीली उसके ऊपर भी सवाल, उस पे भी अच्छा अब हम इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि 6 तारीख को जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर मौक़िफ़ सामने आए या उसके ऊपर डिलिबरेट कर ले, हमारे सामने कुछ ठोस आए, ताकि उसके ऊपर हम डिबेट कर सकें कि आया चीज़ें हैं क्या, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है, जो भी होता है वो दुरुस्त है या नहीं है, या डाइजेस्टिबल है या नहीं है। इसको हम आगे के लिए रिज़र्व कर लेते हैं। बट हमारा जो अभी बुनियादी सवाल है उसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों की आपने राय जानी, कमोबेश सबकी एक ही राय है। एक तो उस तरह रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, और दूसरा सबसे अहम नुक्ता ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी बसीरत का जो मुजाहरा करना चाहिए था, अलायंसेस बनाने के सिलसिले में, दीगर सियासी जमातों से राब्ते रखने के सिलसिले में, वो शुरू से ही मिसिंग रहा, जिसकी वजह से अब होना ऐसा कुछ नामुमकिन लगता है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। आप लोगों ने YouTube के ऊपर सवाल भेजे, तज्ज़ियाकारों के सामने रखते हैं। सुहेल साहब से करते हैं पहला सवाल।
सोहेल साहब, आपसे सवाल हो रहा है पीपल्स पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक। गो कि आपने जवाब दे दिया, लेकिन सर कहा जा रहा है कि शाजिया मरी बयान देती हैं 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है, इस पर हरगिज़ समझौता नहीं हो सकता। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी हुकूमत की मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर आमादा हो जाएगी क्या? मैंने कहा ना कि इसके बारे में पीपल्स पार्टी शायद इतने बुलंद बांग दावे ना करे, लेकिन अंदर वो गवर्नमेंट को और शायद मुक्तदर दोनों से डायलॉग करके और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको सूट नहीं करता कि वो जो उनका एक तारीखी मौक़िफ़ है सूबों के बारे में, नेशनल फाइनेंस कमीशन के बारे में, खुद मुख्तारी के बारे में, अदलिया के बारे में, उस सारे से वो मुनरफ हो जाए। तो उनको दूसरा ये है कि सिंध में सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो इस वक्त, बाकी तो कौम प्रस्त जमाते हैं, तो इसलिए उनके पास ये भी प्रॉब्लम है कि वो उस तरफ भी नहीं झुक सकते, कौम प्रस्तों की तरफ भी, और दूसरी तरफ मुक्तदरा के भी इतने करीब नहीं आ सकते कि वो अपना सारा मौक़िफ़ जो है उसको ख़त्म करके और उनका वोट बैंक ही जाता रहे। आपने देखा कि कैनाल्स के मौके पे जब तक सदर साहब ने तकरीर में नहीं खुद कहा, उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नारे लगते रहे सिंध में, लेकिन जो ही उन्होंने पार्लियामेंट के खिताब में वो वाजे किया, उसके बाद वो तहरीक जो है वो ख़त्म हो गई। तो पीपल्स पार्टी को एक अपना तारीखी मौक़िफ़ भी ज़ाहिर बरकरार रखना होगा, और उसी तरह दूसरी तरफ ये भी कोशिश करनी होगी कि एस्टेब्लिशमेंट से ना कोई लड़ाई हो, ना मौजूदा सेटअप जो है वो ख़राब हो। तो इस वक्त वो टाइट रोप पे चलेंगे, जिसमें हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ डील करने में कामयाब हो जाए। सर, ये जो हो सकता है और डील की बातें हो रही हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या मुतालबात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के? देखिए, जो पॉलिटिक्स है ना, दिस इज आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो बुनियादी तौर पर जब डायलॉग होता है तो यही होता है कि भाई देखें, इसमें जाहिर सबका नुकसान है, सबका फायदा है, इसको इस तरह से कर लें, इसको इस तरह से कर लें, तो वो मुतबादल प्रपोजल्स आएंगी, और डेफिनेटली मुतबादल प्रपोजल्स यही होगी कि भाई एनएफसी के बारे में होगा। जैसे मैंने अर्ज किया है कि बजाय इसके कि सूबों से वापस कुछ लिया जाए, उनको जिम्मेदारियां दे दी जाए, ताकि जिन जिम्मेदारियों का वफाक हामिल है वो भी कुछ शेयर करें बर्डन। ये तो सच है कि वफाक गरीब हो गया है, लेकिन अब उसको वफाक गरीब होगा तो किस तरह से हुकूमत चल सकेगी? तो सूबों को भी ये एहसास होना चाहिए, और इसी तरह जो सूबों को सिर्फ दे के और आगे उनके पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो आगे डिवॉल्व करें, इस पे भी जरूर होनी चाहिए। दरअसल सर, मैं इस तनाजुर में पूछ रही थी कि रिवायती तौर पे ये रहा है ना सर, कुछ लोगों का मतलब या इसकी तशरीह इस तरह की जाती है कि वजारतें दे दें, इस सूबे में हुकूमत दे दें, या इस तरह कुछ कर दें। तो अगर ऐसा मामला होता है तो क्या पीपल्स पार्टी ऐसी कोई डिमांड कर सकती है, या वो क्या हो सकती है? वो तो देखें, हर सियासी जमात बनी ही इसलिए है कि वो ज्यादा से ज्यादा इक़्तिदार हासिल करे। इसको कोई सौदेबाजी कहना मेरा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है। सियासत का मफहूम ही वो नहीं समझते। सारी सियासी जमातें इक़्तिदार लेने के लिए बनी है, और क्या वो कोई मॉरल प्रीचिंग के लिए बनी है। तो वो सबकी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा इक़्तिदार मिले, ठीक है, और ताकि वो इक़्तिदार के जरिए फलाह कर सके लोगों की। तो ये तो बुनियादी सियासत का मकसद ही है। दूसरी बात यह है कि नहीं, वो बज़ाहिर एक जो है वो एक स्टांस लेंगे, डेफिनेटली उनके लिए प्रॉब्लम है, वो उसको फेस नहीं कर सकते कि टोटल सरेंडर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच सोहेल वड़ाइद साहब। आगे बढ़ते हैं, रीमा उमर साहबा से सवाल करते हैं। रीमा साहबा, आपसे सवाल हो रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की खबरें हैं, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर भी ऑब्वियसली। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ रद्द-ए-अमल दिया है, खुद ख़त सामने आया है, इसके ऊपर आप हमें क्या बता सकती हैं? उसको थोड़ा समझाने की कोशिश भी कीजिएगा। जी अलीना, हम अक्सर जब बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग की बात करते हैं, पाकिस्तान की जीत की बात करते हैं, लेकिन जो एक बहुत अहम इसमें हिस्सा है वो कश्मीर का है कि पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर में क्या हुआ। और ये जो ख़त है ये बहुत अच्छी तरह से है, बहुत हॉरिफाइंग, जो इसमें जो डिटेल्स हैं वो बहुत खौफनाक हैं
लेकिन ये समरी हमें देता है कि कश्मीर में और मुसलमानों के साथ भारत में पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद क्या हुआ। अब फॉर एग्जांपल 2800 लोगों को, 2800 लोगों को, अक्सर नौजवानों को कश्मीर से गिरफ्तार कर दिया गया और डिटेंशन में ये भी खबरें हैं कि उनके साथ तशद्दुद, इल ट्रीटमेंट जो है वो हुआ। इसके अलावा 54 लोगों की रिपोर्ट्स हैं जिनको एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया गया, मतलब इनकाउंटर या इस तरह का आप जो भी नाम देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशली जिनको मार दिया गया। 8-9 घर हैं ऐसे कश्मीर में जिनको डिमोलिश कर दिया गया एज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट कि कोई लिंक इनका बन रहा है जो अक्यूज्ड दहशतगर्द हैं उनके साथ। इसके अलावा जो बंगाली मुसलमान हैं पूरे भारत में, उनके साथ भी, उनके घरों के साथ डिमोलिश किया गया, एविक्शंस, मसाजिद हैं इनको गिरा दिया गया। इस तरह के बंगाली मुसलमानों के साथ अराउंड द इंडिया ये भी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आई हैं। जर्नलिस्ट्स जो कश्मीर में हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट समझे जाते हैं, उनके अकाउंट्स ब्लॉक, इंटरनेट जो है अक्सर सस्पेंड करना और उनके अखबारों को गवर्नमेंट के इश्तिहारात ना देना ताकि वो चल ही ना सकें, इसकी भी रिपोर्ट्स हैं जो सामने आई हैं। और जो बहुत खौफनाक हैं कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं भारत में, उनको हरासा किया जा रहा है, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, ख़ास तौर पे उनके नाम निकाल के उनको सर्वेलेंस के लिए जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि वही समझा जाता है कि कश्मीरी यूथ जहाँ भी है वो दहशतगर्द है। कुछ इसमें से चीज़ें मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में भी हमें नज़र आती हैं होती हुई। तो दहशतगर्दी को भारत में इसको एक्सक्यूज़ बना के इंसानी हुकूक की वायलेशंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और ये यूएन के 10 स्पेशल प्रोसीजर्स जो एक बहुत बड़ी तादाद है उनकी तरफ से लेटर सामने आया है। भारत तो संजीदगी से नहीं लेता इन खतूत को, लेकिन वहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो ये सवाल ज़रूर उठाए कि दहशतगर्दी का जो रिस्पॉन्स है वो मजीद दहशत नहीं हो सकता। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पराए में रह के इंसानी हुकूक को पामाल किए बगैर दहशतगर्दी का रिस्पॉन्स जो है वो करना है। और मैं कहूँगी कि ये लेसन हमें पाकिस्तान के लिए भी अडॉप्ट करना चाहिए कि सिर्फ एंटी टेररिस्ट या काउंटर टेररिज्म मेजर्स जो हैं उनके नाम पे कुछ भी जायज़ नहीं होता। आपने एक अकाउंटेबिलिटी के ज़ुमरे में रह के, ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में रह के ही काम करना होता है अगर आप ट्रू सेंस में दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया रीमा उमर साहबा तफसीलन हमें इससे मुतल्लिक बताने के लिए। सलीम साफ़ी साहब, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गज़ा के नज़्म व नस्क के हवाले से इस्तंबुल इजलास ने फ़लस्तीनियों के हाथ में इंतज़ाम देने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फ़ोर्स के क़याम की तजवीज़ मेंबर्स को दे दी है। पूछा जा रहा है आपके ख़्याल में दोनों में से बेहतर तरीका कौन सा है? देखिए, एक तो एक अजीब बात यह है कि जंगबंदी तो हो गई है और जो मुआहदा था उसका बुनियादी मकसद पहली फ़ुर्सत में जंगबंदी करना था, लेकिन उसके बावजूद भी इज़राइल के हमले उसी तरह जारी है और कोई मेकनिज़म नहीं है कि वो इज़राइल को उन हमलों से रोक सके। इसी तरह इमदाद के जो ट्रक है उसको भी इज़राइल उस तरह जाने नहीं दे रहा है जिस तरह तवक्को की जा रही थी और जिस तरह वहाँ पे ज़रूरत है। और उसके बारे में भी इज़राइल से कोई बासपुरस नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो नेतन्याहू ने ये भी कह दिया था कि वो जो हमले कर रहे हैं वो अमरीकी सदर ट्रंप जो कि बुनियादी मुहर्रिक था उस मुआहदे का, कहते हैं कि वो उसके कहने पे कर रहे हैं, उसको कह के करते हैं। ये नेतन्याहू ने उसको बयान दिया। तो एक तो उसके सालिस की हैसियत तो नहीं रही है अमरीकी सदर के। दूसरी तरफ जो वहाँ पे इंटरनेशनल फ़ोर्स ने आना था, तो इंटरनेशनल फ़ोर्स के आज तक ये भी तय नहीं हुआ है कि किन किन ममालिक के लोग शामिल होंगे और उसमें भी इज़राइल के पसंद को देखा जाता है क्योंकि कतर और मिस्र के बारे में उन्होंने एतराज़ किया है, तो कहते हैं कि उनकी फ़ौज नहीं होगी। और ज़ाहिरी बात है कि जो वो इज़राइल जिसके बारे में एनओसी देगा तो वही फ़ौज उधर जाएगी। तो इस तनाजुर में फिर पाकिस्तान को भी, क्योंकि ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज चली जाए, तो उसमें पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए और ऐसी फ़ौज जो कि यूएन के ज़ेर एहतमाम ना हो और जिसका काम
सिर्फ हमास को गैर मुसल्लह करना हो, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज को तो फिर नहीं जाना चाहिए। सर, आज जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा था अरब ममालिक के और इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस्तांबुल के अंदर, कतरी वज़ीर ख़ारजा ने आकर ये वाज़े किया कि जब तक ये जो ISF है इसका क्या एम्बिट होगा, UN के अंडर इसको करने का की करारदाद या बात नहीं होगी, तब तक कोई भी मुल्क उसमें अपनी नहीं भेजेगा फ़ौज। तो उन्होंने वाजे किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। उन्होंने ये भी वाजे किया, लेकिन इस्तांबुल के इजलास में ये सारे मुतालबात भी किए गए। मसलन जंगबंदी के हवाले से उधर भी मुतालबा किया गया कि मुकम्मल जंगबंदी की जाए। इसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि वो इज़राइल मकबूजा इलाके जो इस जंग के दौरान लिए थे वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे। तो और भी बहुत सारे मुतालबात कल के इस्तांबुल इजलास में हुए थे, लेकिन इज़राइल अभी तक इन मुतालबात में से किसी को भी तस्लीम नहीं कर रहा। अच्छा, अब ख़दशा ये है कि कहीं ये जो फ़लस्तीन में एक अमन की उम्मीद रोशन हुई थी उसको डिरेल तो नहीं कर देगा। खैर, आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। भट्टी साहब की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब, PTI को छोड़ जाने वाले रहनुमा अचानक मुतहरिक हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? माइनस इमरान की कोई कोशिश हो रही है या फिर इफ़ाव तफ़हीम है? मैडम शेख, ये जो आपने पहले जुमले में एक लफ्ज़ बोला छोड़ कर जाने वाले रहनुमा पर तो खैर मुझे हमेशा एतराज़ होता है, लेकिन छोड़ कर जाने वाले, और फिर आगे आपने उसी जुमले में बोला कि माइनस इमरान, तो ये तो ख़ुद माइनस है। इन्होंने क्या किसी को माइनस या प्लस करना है? और इनका जो सबसे बड़ा तकिया था, सबसे बड़ा भरोसा था, सबसे बड़ा जिस पर मान था और सबसे बड़ी जो उम्मीद थी, मैं नीयत पे शक नहीं करता कि इन्होंने कोई और एजेंडा लेके चल रहे हैं, मुख्ल हो सकता है बेहतरी के लिए चल रहे हों, लेकिन जो सबसे बड़ा भरोसा था शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा भाई मैं किसी ऐसे एडवेंचर का हिस्सा नहीं बन सकता, पहले जाएं इमरान खान साहब से मिलें, उनसे बात करें, अगर वो आपको गो अहेड देते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप समझते हैं कि मौलवी साहब जो कराची के हैं PTI के जो थे, या इमरान इस्माइल साहब जो हैं, या फवाद चौधरी साहब जो हैं, या असद उमर साहब जो हैं, ये किसी को माइनस या प्लस करने की पोजीशन में हैं, या इनको PTI वाले जो मुसीबतें उठा रहे हैं और जो इस वक्त PTI में मौजूद हैं वो सीरियस लेंगे? ठीक है। या ये कोई इनके पास कोई हाथ में मुट्ठी में बंद है नाज पान मिसाला, कोई है इनके पास कोई चीज़ मुट्ठी में बंद, कोई चीज़ है इनके पास, या ये कोई चीज़ पे आगे पेश करने की इनके पास कोई इस पोजीशन में है, या ये इस पोजीशन में खुद हैं कि ये ब्रिज बन सकें? तो एक एफर्ट है, इस एफर्ट का मुझे नहीं पता कि नेक नियत होंगे, बेहतरी चाहते होंगे कि रास्ता निकले, लेकिन इसका कोई हासिल वसूल कुछ नहीं होना क्योंकि जो मामलात जो हैं, अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो जो मामलात हैं वो इनके कदों से और इनसे बड़े हैं, तो लिहाजा ये सिर्फ ये चंद बयानात हैं टीवी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी।